नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर रिजवान अजीज़ मेमन के साथ वेलुलर हार्ट डिजीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि वेलुलर हार्ट डिजीज़ का तस्करा चल रहा था, तो इनकी शरह क्या है? मतलब मैं स्टैटिस्टिकल डेटा आपसे नहीं पूछ रहा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितने लोग वेल्व्स की प्रॉब्लम्स की वजह से रुजू करते हैं? इन आवर एवरी डे प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन 20 to 30% पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जो वेलवुलर डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं। यानी हर 10 में से 2-3 लोग ऐसे ना होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बीमारियां इतनी आम हैं तो किस तरह की अलामात के साथ अमूमन ये नमूदार होती हैं? अक्सर ये पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो थोड़ा चलने के बाद उनकी सांस फूल जाना, जी, तो ये सबसे कॉमन अलामत है। जो कि तो शरियानों के ब्लॉकेज में भी नज़र आती है। शरियानों के ब्लॉकेज में भी नज़र आती है, लेकिन शरियानों के ब्लॉकेज की एंड स्टेज है, इनका शुरुआत में ही सब फीलिंग अच्छा। हो जाती है। उसके बाद एंजाइना भी हो सकता है। एंजाइना मींस चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, गुस्सा करने से, तो एंजाइना इसमें भी आ सकती है। तो जी। एंजाइना शरियानों के कंडीशन में भी आ सकती है, इसमें भी मिलती है। और तीसरा जो कॉमन सिम्टम है या अलामत है वो है कि एक्सर्शनल सिंकपी, आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर चलने के से या चेंज ऑफ पास्चर, आप लेटे हुए हैं अचानक से खड़े उठ हो के जाएं खड़े हो गए। तो आपको डिज़ी फील होगा, अब चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप नीचे झुकते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए, जैसे ही आप उठेंगे चक्कर तो आना शुरू चक्कर हो आना शुरू जाएंगे। हो जाएगा। तो ये 3-4 अलामतें हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन इरेगुलर होना, फिर सी नॉर्मल तरीके से आना, ये 4-5 कॉमन अलामत हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें से खांसी के साथ खून ब्लड भी आ सकता है। जी। ये अलामत हैं मोस्टली वेलुलर डिजीज़ की। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस किस्म की बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए तो ये मामला कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अर्ली स्टेज एक ये डिज़ीज़ अगर एक दफ़ा शुरू हो गई तो इसको रोक नहीं सकते, ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, कोई भी है। किसी जैसे भी तरह की किसी ख़राबी भी तरह वेल्व्स की की जो वाल्व की भी। ख़राबी है, अगर वो नैरो वाल्व हो गया है तो टाइम के साथ और नैरो होता जाएगा, और अगर वो लीकी वाल्व है तो टाइम के साथ और ख़राब हो जाएगा। तो ज़ाहिर है अगर नैरो वाल्व है तो भी हार्ट पर स्ट्रेन पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप ये इसी तरह से है, अगर आपका पाइप है आप उसको प्रेस करते हैं तो धार ज़्यादा दूर तक तेज़ निकलती है जी। और पीछे बैक प्रेशर होता है। जी। तो अगर वाल्व नैरो हो जाता है तो आपका जो ऊपर वाला चेम्बर है जहाँ से वो ब्लड पंप हो रही है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसमें फूलता प्रेशर जाए, ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वो फूलता जाएगा। तो वो इस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा था कि लेफ़्ट साइडेड चेम्बर्स के जो 2 वाल्व हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों चेम्बर ये जो हैं पूरे वो जिस्म को खून फराहम खून करते फराहम हैं। करते हैं, और ये हाई प्रेशर चेम्बर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट साइडेड चेम्बर जो लो जी। प्रेशर चेम्बर हैं। तो अगर ये नैरो हो गया है, अगर लीकी वाल्व है तो हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ी है उसी ब्लड को आगे पुश करने के लिए। हार्ट जैसे ही कंट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, तो ब्लड आगे प्रोपेल होती है, आगे पुश होती है। जी। अगर आप अंदाज़ा करेंगे ब्लड जैसे ही कंट्रैक्ट, हार्ट जैसे कंट्रैक्ट हो रहा हो और ये वाल्व वीक हो तो थोड़ी सी ब्लड आगे जाएगी और थोड़ी थोड़ी सी ब्लड वापस वापस ऊपर। पीछे चली जाएगी। तो जी। वही ब्लड जो आपको एक अमाउंट जो है वो पुश करना है हार्ट ने, वो उसको 2 या 3 दफ़ा पंप करना पड़ेगा, तब जाके वो अमाउंट निकलेगा। जी। तो इस तरह से हार्ट को ज़्यादा एक्सर्शन करनी पड़ेगी, ज़ाहिर हार्ट फिर डायलेट होता जाता है, और फिर हार्ट के बिल्कुल पीछे लंग्स हैं। जी। तो अगर हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि राइट साइड से सारा ब्लड जो है लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर लेफ़्ट फिर साइड वापस चेम्बर में लेफ़्ट में आता है। आता है। तो अगर लेफ़्ट साइड के चेम्बर में प्रॉब्लम है तो फिर अल्टीमेटली लंग्स में ब्लड फ्लूड आ जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी फेफड़ों एडिमा में हो जाती है। पानी वगैरह। पानी जो है जिसको कहते हैं कि फेफड़ों में आ जाना, जी। ये कॉमन वर्ड है, जिसकी वजह से सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे ये पूरा बॉडी जो है वो एक लाइन से है, तो फिर हार्ट डैमेज होगा, उसके बाद फिर लंग्स पर अफेक्ट पड़ेगा, उससे पहले फिर राइट साइड चेम्बर आ जाते हैं, फिर लिवर आ जाता है, फिर लिवर पर इफेक्ट होता है, फिर पेरिफेरल एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है पाँव पर। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, अगर इसको टाइमली कंट्रोल या जो ट्रीट नहीं किया गया तो ये वर्स से वर्स होती जाएगी, अल्टीमेटली हार्ट कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की अगर बात की जाए तो दिल की पट्टी को हमेशा से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती रही है, और कहते हैं कि हार्ट अटैक अगर हो खुदा न खास्ता तो वो फ़ौरन उस पर पकड़ा भी जा सकता है। इसी मुनासबत से दिल की पट्टी क्या इस बीमारी में भी कोई कारआमद हैसियत रखती है? दिल की पट्टी या ईसीजी, ईसीजी? ईसीजी जी। जिसको कहते हैं, उससे पहले मैं स्ट्रेस करूँगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर, क्योंकि इसमें
अगर पेशेंट कोई प्रेजेंट करता है वेल्वुलर डिजीज़ के साथ तो वेरी क्लासिक सिम्टम्स के साथ साइंस भी मिलती हैं। साइंस मीन्स आप आस्कल्टेट कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। जी। हार्ट के जिस तरह से आस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप से तो दिल की धड़कन जो है सुनाई देती है, दो वॉइस होते हैं, डब अल्फाज, लब डब, लब डब। तो ये सिग्निफिकेंट इसकी ये है कि ये हार्ट अपनी सिंक्रनी में चल रही है, हार्ट अपना कोई इजाफी आवाज़ कोई नहीं इजाफी आवाज़ नहीं है। लेकिन अगर वेल्व लीक हो गया या नैरो हो गया है तो वेल्व ये जो दो आवाज़ हैं इनके साथ तीसरी या चौथी आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी, जिसको मरमर वगैरह जिसको मरमर कहते हैं, जिसको एबनॉर्मल हार्ट साउंड कहते हैं। तो आपने जैसे ही अगर इस किस्म की कंप्लेंट आती हैं तो आपने स्टेथो से रखना है। स्टेथो में अगर एबनॉर्मल मरमर आ गया तो इसका मतलब है कि वेल्वुलर कॉमनली दूसरी वजह से भी हो सकती है मरमर, लेकिन कॉमनली यही होता है कि मरमर वेल्व से आ रहे हैं। और डिफरेंट एरियाज़ हैं आपके चेस्ट पर डिफरेंट वेल्व्स को लिसन करने के लिए जी। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा वेल्व जनरली स्पीकिंग क्या ख़राब है या उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। और फिर पल्स चेक करते हुए पल्स में रिदम में भी चेंजेस आ जाती हैं। अगर इरेगुलर हार्ट रेट है तो आप पल्स से भी फील कर सकते हैं कि भाई इरेगुलर है। हाई वॉल्यूम पल्स है, लो वॉल्यूम पल्स है, डिफरेंट डिजीज़ में पल्स का वॉल्यूम और रिदम चेंज हो जाता है। तो इस तरह से भी है। फिर ऑफ कोर्स यहाँ से जो साइंस के बाद आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो ईसीजी का रोल अपनी जगह पर है, क्योंकि आप ईसीजी से एक तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। वेल्वुलर डिजीज़ में भी इसकी सिग्निफिकेंट है, लेकिन इतनी नहीं जितनी हार्ट अटैक में है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अंदाज़ा करें कि एक चैम्बर, जैसे मैंने कहा कि अगर वेल्व नैरो हो गया है तो दूसरे चैम्बर को जो उससे ऊपर वाला है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मीन्स बढ़ जाता है। तो आपकी कुछ वेव्स जो होती हैं वो आप उसमें ईसीजी में डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ चैम्बर जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, क्योंकि वो वेव्स जो हैं डिफरेंट आ रही हैं। तो उससे आप कंफर्म करते हैं। खाली अगर आपको ईसीजी दी जाए तो उससे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि भाई इसको वेल्वुलर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ईसीजी को कंबाइन करें और फिर आगे जो टेस्ट होनी है तो फिर वो आप कोरिलेशन आगे किस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं? चेस्ट एक्सरे है कॉमनली फर्स्ट जो है। चेस्ट एक्सरे में भी हमें आप आइडिया मिल जाता है। जैसे चेस्ट एक्सरे में हार्ट का डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसको कार्डियोमेगाली कहते हैं, या हार्ट का बड़ा हो जाना, या दिल बड़ा हो जाना है। जनरली स्पीकिंग जो हम लेमन टर्म मुहावरे वाला नहीं है। दिल जितना छोटा होना चाहिए उतना अच्छा होता है। दिल जितना बड़ा हो जाता है उतना क्लिनिकली या मेडिकली वो उतना एबनॉर्मल होता है। तो हार्ट की साइज़ उससे देखी जा सकती है। फिर अगर कंडीशन ये है कि लंग्स में पानी आ रहा है, जिसको पल्मोनरी एडिमा हमने कहा, तो वो भी चेस्ट एक्सरे में भी क्लियर आ जाता है कि भाई पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट है। और आप डिफरेंट चेम्बर्स भी नोट कर सकते हैं कि भाई लेफ़्ट एट्रियम अगर इनलार्ज हो जाता है तो वो आपको डिफरेंट तरीके से शेडो मिलेगा, तो उससे भी एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इसके लिए वो इकोकार्डियोग्राम है। इकोकार्डियोग्राम जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट का और उसमें मुख्तलिफ चेम्बर्स देखे जाते हैं, वेल्व देखे जाते हैं, उनका फ़्लो देखा जाता है जी। कलर डॉपलर से आप उसकी फ़्लो का भी अंदाज़ा होते हैं कि वन डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या अगर नैरो हो गया है तो कितना नैरो है, वाल्व के डायमीटर साइज़ क्या है, डायमीटर क्या है, और ये भी पता चल सकता है। मेजरमेंट्स तक ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद हार्ट के मुख्तलिफ चेम्बर्स की मार्किंग कर सकते हैं कि ये चेम्बर कितना डायलेट हो गया है, ये चेम्बर कितना कम है। तो ये सारी चीज़ें जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो इकोकार्डियोग्राम है। इससे इकोकार्डियोग्राम दो तरीके से होता है। एक ट्रांसथोरेसिक कर सकते हैं जो कॉमनली करते हैं, और अगर कुछ केसेस में ट्रांस इसोफेजल करते हैं, जिसमें प्रोब मुंह के ज़रिए अंदर डाला जाता है, खाने की नाली में डाल के हार्ट के पीछे से देखते हैं वो, क्योंकि हार्ट के करीब आ जाता है तो ज़्यादा क्लियर आ जाता है। लेकिन कॉमन जो करते हैं वो ट्रांसथोरेसिक, जिस तरह से और अल्ट्रासाउंड होते हैं चेस्ट के ऊपर। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसमें आपको तकरीबन कंफर्म हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।